सिटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि आज हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत ही हम लोग ये देखने वाले थे कि उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में जो आपकी लोच की कंडीशन है, कि हम ये देख रहे थे कि कैसे जो उपभोक्ता है उसकी कीमत में आपका परिवर्तन आ रहा है, वस्तु की कीमत में जो आपका परिवर्तन आ रहा है, जो आपका मात्रा है उस मात्रा में कैसे आपका चेंज ऑफ आपका परसेंटेज है उसको हम लोग देख रहे थे। दूसरा हम लोग ये देख रहे थे जो जो आपकी टोटल जो आपकी कीमत है उस कीमत में चेंज ऑफ आपका परसेंटेज क्या है उसकी हम लोग आपकी बात कर रहे थे। उस विषय को हम लोग आपका देख रहे थे। आज हम सारणी के माध्यम से उसको देखेंगे, उसको जानेंगे कि कैसे कोई बेलोचदार है, कैसे उसके अंदर कोई आपका परिवर्तन नहीं होता। उन सब चीजों को हम लोग अपनी जो सारणी मिली है उस सारणी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने लेक्चर को आपका देखेंगे और उसमें जानेंगे कैसे कैसे आपकी सारणी है, क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे आपका मात्रा घट रही है, बढ़ रही है, और फाइनल रूप से क्या हमको उसका रिजल्टेंट मिल रहा है, उसका रिजल्ट को हम लोग देखेंगे। साथ में उसका ग्राफिकल जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको भी हम लोग आपका करेंगे कि हम लोग उसका कैसे ग्राफ बना सकते हैं, कैसे हम कीमत की मात्रा को देखेंगे और उनके बीच क्या आपसी संबंध होते हैं, कैसा उनका ग्राफिकीय जो आपका निरूपण है उसको देखेंगे। ज्यादा समय लेते हुए सीधे चलते हैं बच्चों हम डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी तालिका थी हम लोग इसको पढ़ रहे थे और इसी तालिका के अंतर्गत हम लोग सारी चीजों को अपना तो आपका देख रहे थे। अब देखिए, सबसे पहले एक बार मैं आपको कल का रिवीजन थोड़ा सा वो आपको करा देता हूं कि हम लोग आपकी कल किस दिशा में आपकी बात कर रहे थे। सबसे पहले कल जो हम बात कर रहे थे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग कल बात कर रहे थे लोच तथा व्यय के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि हम किसको लोच कहेंगे, किसको हम व्यय कहेंगे। उस दिशा में हम लोग इसी के अंतर्गत अपनी बात कर रहे थे। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हम क्या आपका कैसे और किस चीजों को लेकर आपकी बात कर रहे थे। कीमत वृद्धि एवं ह्रास के कुछ काल्पनिक उदाहरणों से निम्न तालिका किस प्रकार से व्यय, ध्यान दीजिए, तथा लोच के बीच संबंध को स्थापित करती है। कैसे करती है इस संबंध को और उसको स्थापित करती है, यह हमको देखना था। क्लियर है? सबसे पहले आप देखिए, कीमत में परिवर्तन और जो भी चेंजेस ऑफ आपका रेट है उसको हम आपका पी से, क्वांटिटी क्यू से हम लोग दिखा रहे हैं। मांगे जाने मूल्य में परिवर्तन हम लोग परसेंट के हिसाब से दिखाएंगे, प्रतिशत की मात्रा में परिवर्तन दिखाएंगे, और जो हमारा व्यय होगा, व्यय का मतलब होता है आपका खर्च, उस खर्च में क्या प्रभाव है हम उसको निकाल लेंगे P इंटू क्यू। यानी कि P उसका रेट है किसी वस्तु का, क्यू उसकी मात्रा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? आइए इसको देखते हैं, इसको जानते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए पहली हमने चीज ली है, उसकी कीमत में हम लोगों को कुछ आपकी वृद्धि दिखाई हुई, तो वृद्धि दिखाई देने पर अगर रेट बड़ा है किसी वस्तु का तो ऑब्वियस बात है कि जो उस वस्तु की जो आपकी मात्रा होगी, उसकी जो मांग है वो कैसी होगी, आपकी कम हो जाएगी। और यहां भी क्या हुआ है कि डिमांड कैसी हुई है, कम हुई है। मैं आपको बताया था कि अगर इस प्रकार का तीर लगा है, एरो ऊपर की दिशा में, तो ये दिखाता है आपकी वृद्धि को। बच्चों, क्या दिखाता है? आपकी वृद्धि को। अगर इस प्रकार से तीर लगा तो ये दिखाता है आपकी कमी को डिनोट करता है कि कितनी कमी हुई। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए बहुत स्पष्ट रूप से। तो ध्यान दीजिए, अब जब कीमत बढ़ी तो डिमांड कैसी हुई, कम हुई। और डिमांड कम होने पर जो डिमांड कम हुई है, मात्रा कम हुई, तो जो आपका चेंज हुआ है, जो आपका बदलाव हुआ है, मांगे जाने वाले मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि जो मूल्य था, जो मांगा गया था, उसमें कितना परिवर्तन आया? 10%। यानी कि प्लस में है, तो यानी कि बढ़ा है। कैसा है? आपका बढ़ा। और जबकि अगर हम लोग इसको मात्रा में देखें, मात्रा में निकालें इसको, क्योंकि ये जो चीज किसकी है, ये आपकी कीमत पर आ रही है, मूल्य पर प्रतिशत है। यानी कि जो चीज आपकी रेट बढ़ी है, जो रेट बढ़ा है, उसका प्रतिशत में हम लोग परिवर्तन देखें तो कितना है? 10% बढ़ा है। और जो आपकी डिमांड है, जो आपकी मांग है, वो कम हुई है, वो उस मात्रा में कितने प्रतिशत कम हुई है? 8% कम हुई है। कितना हुई है? 8%। अब देखिए, कीमत बढ़ी, डिमांड घटी, चेंज कितने का? 10% का, और माइनस का 8 अंतर आया। अगर हम लोग टोटल निकालेंगे तो इसकी स्थिति में क्या होगा कि आप देखेंगे जो हमारा व्यय होगा, व्यय का प्रभाव वो कैसा है? आपका बढ़ा ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि आपकी कीमत बढ़ी हुई है, लेकिन मात्रा क्या है? डिमांड हम देखा तो वो, अगर हम लोग बात करें कि आपकी कितने मात्रा की कमी आई,
तो 8 की कमी आई थी, बढ़ा कितना 10। तो इन दोनों में ओवरऑल का अंतर आपको जो डिफरेंसेस है वो आपको साफ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल आपको साफ दिखाई देगा। और अगर हम लोग ऐसी स्थिति में बात करेंगे, जो व्यय होगा वो आपका बढ़ेगा। तो अगर व्यय बढ़ रहा है तो जो जो आपकी लोच की कीमत होगी उसकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? कीमत बेलोचदार होगी। कैसी होगी कीमत आपकी? बेलोचदार होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो हमारा व्यय है, खर्च है, वो कैसा है आपका? बढ़ रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या हुआ? कुछ कीमत में परिवर्तन हुआ, मांग में कुछ कमी आई, और उस कमी को आप देखेंगे कि जो आपका मूल्य में कितने का परिवर्तन आया? 10% का। और डिमांड कितनी घटी? मांग में कितने परसेंट की कमी आई? तो -12% की। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसको देखें कि पहले कोई चीज आपकी 100 थी, 100% की मांग थी, लेकिन जब उसका मूल्य 10% बढ़ा तो 10% बढ़ने में उसकी की कितनी होगी? 12 की कमी हो गई। यानी कि अब डिमांड कितनी रहेगी? 88% रह गई। कितना रह गई? 88% रह गई। तो ऐसे में 88% रह गई, तो जो व्यय है उसका जो टोटल खर्च है उसमें क्या आई? आपकी गिरावट आई। यानी कि मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ था? 10, लेकिन ओवरऑल चेंज कितना आया आपका? देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं आपको नोट में भी दिखा देता हूं कोई चीज, आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसको आप देखेंगे तो और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई आपकी वस्तु थी, जो जो उस वस्तु का रेट था आपका 100। अब इसमें क्या हो गया कि जो आपका मूल्य था वो आपका मान लीजिए कि 10% बढ़ गया। अब 10% बढ़ा तो उस कीमत का जो रेट था वो 110 हो गया। ये तो क्या हो गई? आपकी कीमत हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? आपकी कीमत हो गई। जबकि मान लीजिए कोई वस्तु थी आपकी 100, यानी कि 100 मात्रा की बात कर रहे हैं, कोई ग्राम, किलो, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते थे। जब इसमें 12% की कमी हुई तो ये 12% से वस्तु कितनी रह गई? 88% रह गई। कितना रह गई? 88। ये क्या हुआ? जो वो आपकी मात्रा की जो मांग थी, जो मांग थी, उस मांग में आपका परिवर्तन हुआ, उस मांग में आपका बदलाव आया। तो आप देख सकते हैं डिमांड कैसी हो गई? कम हो गई। और डिमांड कम हुई तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये बढ़ता तो खर्च हमारा बढ़ता ना, लेकिन जो हमारी मात्रा थी, जो खपत थी, वो कैसी हो गई बच्चों? कम हो गई। कैसी हो गई? कम हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी कैसा होगा? आपका बेरोजगार होगी। तीसरा देखिए, कीमत बढ़ी, मात्रा घटी, और इसमें देखिए, अब आप ये आपको थोड़ा सा अब आपको समझना चाहिए, आपको थोड़ा सा और अच्छा क्लियर होगा। ये थोड़ा सा इसमें देखिए, देखिए इसमें देखेंगे सबसे पहले कुछ आपकी कीमत में परिवर्तन हुआ, कुछ मूल्य बढ़ा, तो जो डिमांड थी वस्तु की, मात्रा में कमी आई, मांग में कमी आई। और हम लोग इसमें देखें जो आपकी कीमत में जो परिवर्तन परसेंटेज था वो कितना था? 10%। और 10% अगर किसी का मूल्य बढ़ा तो उस मूल्य बढ़ने में जो वस्तु की मांग थी कितना प्रतिशत कम हुई? आपका 10%। यानी कि 10 बढ़ी 10 घटी, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उनके बिहेव पे? सेम रहेगा। भाई क्या हुआ? आप इसको समझिए कि क्या होगा, कैसे। मान लीजिए आप कोई वस्तु को पहले क्या कर रहे थे? 100 रुपए में खरीद रहे थे। अब 100 रुपए में खरीदने में अब 10% जो हो गया, उसका मूल्य बढ़ गया, वो वस्तु हो गई 110 रुपए की। कितने की हो गई? 110 की। अब देखिए, 100 रुपए में क्या हुआ कि पहले जब वहां कीमत नहीं बढ़ी तो आपका 100 ही मिल रहा था। अब ये 10% बढ़ा तो उसमें कितनी कमी आ गई? 10% की कमी आई। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कितने कमी आई? आपकी 10% की कमी आई। तो यानी कि मूल्य कितना बढ़ा? 10 बढ़ेगा, लेकिन यहां मात्रा में कितनी कमी आई? 90 की कमी आई। यानी कि यहां भी 10 खपत में कमी हो गई। कमी हुई किसमें? जो खपत थी उसमें कमी हो गई। और ये क्या था? इसमें इसके मूल्य में वृद्धि थी। तो 10 बढ़ा 10 घटा, तो देखिए 10 यहां बढ़ा और 10 घटा, तो 10 में 10 आप देखेंगे तो कोई परिवर्तन आएगा? तो कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आएगा। आपका जीरो, तो इसमें कोई आपका बदलाव हम लोगों को
आपका किसी प्रकार से नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए कोई परिवर्तन होगा, इकाई कैसी होगी, लोच वाली होगी। कैसी होगी, आपको लोच वाली होगी, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं है तो लोच वाली। क्लियर है? और अगर परिवर्तन है, कुछ चेंज है, तो बेलोचदार। तो ऐसे ही करके आप इस पूरी को ग्राफ को आप खुद आप इसमें देख सकते हैं। कीमत, अब यहां कीमत घट रही है, देखिए। अब आप समझिए, इसको एग्जांपल को समझा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं। आप इन सारे नंबर ऑफ परसेंटेज को आप इनको समझ पाए, ये आपको बहुत जरूरी है। देखिए, यहां जो कीमत थी, यहां कीमत में परिवर्तन आया, मात्रा घटी, नीचे की तरफ है। मात्रा घटी तो वस्तु सस्ती हो गई, तो डिमांड कैसी हो गई, ज्यादा होगी। अब जितना कमी कितने की आई वस्तु में, 10% की। वस्तु के रेट में कितने कमी आई, प्रतिशत में बात कर रहे हैं हम लोग, तो 10% की। और 10% कमी आते ही, रेट गिरते ही वस्तु का बाजार में मांग कैसा हो गया, 15% बढ़ गया। क्लियर है? और 15% बढ़ा, तो अब मुझे बताइए, रेट तो 10% ही कम हुआ, मांग तो फिर भी क्या हुआ, बढ़ी। कितना कम हुआ, 10%। क्लियर है? और कितना कम हुआ, 10%। और आप देखेंगे खपत कितनी बढ़ी, 15%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5%। तो ये 5% तो खपत ही बढ़ी है बच्चों, और खपत बढ़ी तो इसका मतलब खर्च तो बढ़ा ही होगा। क्लियर है? तो इसीलिए तो आपको दिखा रहा है कि इसके अंतर्गत अगर आप इसको देखोगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, ये वाला वो आपको परिवर्तन, इसमें क्या होगा, जो व्यय है आपका बढ़ेगा, निशान लग रहा है ऊपर की ओर से। और कीमत कैसी होगी, बेलोचदार होगी। यहां भी क्या है, सेम, कीमत घटी है, मात्रा बढ़ी है, कीमत में 10% की कमी आई है, वृद्धि में 7% की। ऐसी में क्या होगा, अगर हम इनको निकालेंगे, खर्च बढ़ेगा, बेलोचदार। इस तरीके से हम पूरी सारणी को आप इसको देख सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आयताकार अति परवल है और इसका समीकरण दिया है एक्स वाई इक्वल टू सी। क्लियर है? ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स, ये क्या दिखा रहा है आपको, कीमत को दिखा रहा है या आपकी मात्रा को दिखा रहा है। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर हमने कोई वस्तु आपकी पी पर खरीदी तो इतना मिलेगा, और दूसरा अगर हम वस्तु खरीदते हैं तो उसकी क्यू मात्रा पर कुछ इतना मिलेगा। और इन दोनों का अगर हम लोग मिलाएं, इन चीनों को, क्योंकि समीकरण है आपका परवल है, इस प्रकार का एक ग्राफ बनेगा। हम इसको इस तरह से नहीं बना सकते, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, थोड़ा इसको समझिए। किसी वस्तु व्यय और लोच में परिवर्तन के बीच संबंध, कह रहे कि जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपका खर्च है, जो आपका व्यय हो रहा है, जो आपकी लोच है, उनके जो आपको चेंजेस में, उनके बीच में क्या संबंध होता है, उस संबंध को थोड़ा सा हम लोग आपका देख रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कीमत P पर किसी वस्तु के लिए मांग क्यों है। मान लीजिए कोई आपकी कीमत P है और उस P पर किसी वस्तु की मांग क्यों है। मान लीजिए कोई वस्तु के रेट P हो गया, उसकी कीमत क्या होगी, कीमत P होगी और मात्रा क्यों हो गई, तथा कीमत P प्लस डेल्टा क्यों, यानी कि कुछ आपका परिवर्तन आया, मांग क्या हो जाएगी, P प्लस डेल्टा क्यों। कीमत P पर वस्तु का संपूर्ण व्यय P क्यों है, तथा कीमत P प्लस डेल्टा P पर वस्तु का संपूर्ण व्यय P प्लस डेल्टा P, ब्रैकेट में क्यों प्लस डेल्टा क्यों है। यदि कीमत परिवर्तन P प्लस से P डेल्टा P होता है तो वस्तु पर व्यय में परिवर्तन P प्लस डेल्टा P, क्यों प्लस डेल्टा क्यों माइनस P क्यों है, तो इसलिए क्यों प्लस डेल्टा P प्लस P प्लस डेल्टा क्यों प्लस डेल्टा P प्लस डेल्टा क्यों, तथा डेल्टा P तथा डेल्टा क्यों के बीच छोटे मानकों में डेल्टा P क्यों का मूल्य नगण्य होगा, तथा उस स्थिति में वस्तु पर व्यय संकटापन्न स्थिति में, अब देखिए, क्यों डेल्टा P और P डेल्टा क्यों द्वारा दिया जा सकता है। अब इसको हमने समीकरण बनाई है, और समीकरण को अगर आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इस प्रकार समीकरण मिल जाएगी कि डेल्टा P ब्रैकेट Q1 प्लस ED ब्रैकेट 1 होल ब्रैकेट। क्लियर है? ये समीकरण जो है हम लोगों को मिल जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन में जो है 0 से बड़ा होता है तो E में परिवर्तन आएगा, और ये इसमें तो पूरा इसका ग्राफिकल जो है आपका मैथमेटिकल आपका सॉल्यूशन है। ये आपको थोड़ा सा समझना है, तो आपको जो है इसको देखना है क्या स्थिति है, क्या सब चीजें हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं।
अब देखिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर के अंतिम पड़ाव की तरफ ही हैं और हम चीजों को समझ रहे हैं। तो आज हमने इन चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज थी, उसका छोटा सा हम लोग एक बार आपका रिवीजन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए बजट सेट हमने क्या पढ़ा था। जो हमारा ये चैप्टर था इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, आपको ध्यान रहनी चाहिए। बजट सेट उन वस्तुओं के सभी बंडल का संग्रह है जिनमें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीदता है। क्या करता है? उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से इसको खरीद सकता है। दूसरा देखिए, बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय होती है। और बजट रेखा हमको क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि जो बंडल उपभोक्ता ने खरीदे हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है कि उपभोक्ता की जो संपूर्ण आय है उन पर आपका व्यय हो गई है। अगर प्रश्न आ जाए कि बजट रेखा क्या दिखाती है, तो आप कहेंगे बजट रेखा उसका प्रतिनिधित्व करती है जो उपभोक्ता ने अपनी संपूर्ण आय व्यय कर दी है। क्लियर है? प्रवण रेखा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है आपकी? ऋणात्मक होती है। यदि कीमत या दोनों आय में किसी में एक में परिवर्तन आता है तो बजट सेट में परिवर्तन आएगा। मान लीजिए अगर आपकी कीमत में घटी या बढ़ी है, आय आपकी घटी या बढ़ी है, तो उसमें कुछ अंतर आपका आ सकता है। जैसे आप लोग देख रहे थे कि पी आपकी वस्तु की कीमत थी, उसमें कुछ परिवर्तन आया P1। आपकी आय थी M, आपकी आय में परिवर्तन आया तो M डॉट। ये वही वाली बजट रेखा। अगर आप 7वां लेक्चर रिवाइज करेंगे तो आपको वहां से ही पूरा बजट रेखा समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। आप देखिएगा, सभी संभावित मंडलों के संग्रह के विषय में उपभोक्ता को संतुष्ट अधिमान है। वह उन पर अपनी अधिकतमता के अनुसार उन श्रेणी कर सकता है। उपभोक्ता के अधिमान एक अधिष्ट मानी जाती है। कह रहे जो उपभोक्ता है उसका जो अधिमान है वो कैसा है? एक दिष्ट मानी जाती है। और उससे पहले देखिए, जितने भी सभी संभावित बंडल हैं उनके विषय में क्या करता है उपभोक्ता? सुस्पष्ट अधिमान, यानी कि उनको पूरा देखकर अच्छे से प्रेफरेंस करता है जो वो चीजें आपकी खरीद रहा है, जो उनको वो आपका दे रहा है। ये आपको समझ आना चाहिए। दूसरा हमने इसके अंदर देखा कि अधिमान वक्र सभी बिंदुओं पर बिंदुपथ है। यानी कि जो भी आपका अधिमान वक्र है वो कैसा है? सभी बिंदुओं पर बिंदुपथ है, जो उन बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और क्या करते हैं? जो बंडल है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ है। और कह रहे हैं जो उपभोक्ता है वो कैसा है? आपका तटस्थ है। अधिमान की एक दिशा से अभिप्राय है कि अधिमान वक्र की प्रवणता नीचे की ओर है। और कह रहे हैं कि जो अधिमान की एक दिशा है वो बताती है कि जो अधिमान वक्र है उसकी जो आपकी प्रवणता है वो कैसे है? आपकी नीचे की ओर है। उपभोक्ता का अधिमान सामान्यतः अनाधिमान मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। कह रहे उपभोक्ता का जो अधिमान है, अधिमान क्या दिखाते हैं हम लोग? अनाधिमान जो हम लोग अपना ग्राफ बनाते हैं, जो चित्र बनाते हैं, उस ग्राफिकल से हम लोग उनको आपका दिखाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, उपभोक्ता का अनाधिमान सामान्यतः उपयोगिता फलन द्वारा भी प्रसिद्ध किया जाता है। कि जो आपका फंक्शन हम लोगों ने दिखाया था ना, उस फंक्शन को हम लोग भी इसके माध्यम से आपका प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग इनको देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, एक युक्तशील उपभोक्ता सदा बजट सेट से ही अपने सर्वाधिक अनाधिमान मंडल का चयन करता है। और कह रहे हैं कि जो एक उपभोक्ता है आप उसको देखेंगे सदा ही जो उसकी बजट रेखा है उसमें वो क्या करता है? उन बंडलों का आपका आराम से अपना चयन करता है। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा तथा अनाधिमान वक्र के बीच स्पर्श बिंदु पर स्थित है। कैसा है? कि जो उपभोक्ता है उसका जो इष्टतम मंडल है वहां उस बजट रेखा पर उनके बीच क्या करता है? परस्पर बिंदु स्थापित होता है। उपभोक्ता की मांग वक्र वस्तु की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जिसका चयन उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों पर ऐसी स्थिति में होता है जब अन्य वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उसकी रुचियों और अनाधिमान अपरिवर्तित रहे। यानी कि जो उपभोक्ता का जो आपका मांग वक्र है वो किसको दिखाता है? वो किस मात्रा को प्रदर्शित करता है? जो उपभोक्ता की जो चयन करने की जो कीमत स्तर है उस पर वो कैसे उन कीमतों को आपका स्थिर बना रहता है, डिपेंड करता है उसकी आय पर
उसकी रुचि पर और जो उसके अनादिमान वो किसको प्रेफरेंस दे रहा है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों? इतना आपको ध्यान रखना क्योंकि चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। मैं आपको जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें आपको समाप्त बताऊं क्योंकि कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अब देखिए, मांग वक्र की प्रवणता साधारण नीचे की ओर रहती है। कह रहे जो आपका मांग वक्र है और जो उसकी प्रवणता है वो कहां रहती है? आपका नीचे की ओर रहती है। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि यानी कि गिरावट उपभोक्ता की आय में वृद्धि गिरावट के साथ साथ होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है और उसकी मांग में वृद्धि हुई है तो उपभोक्ता की आय में गिरावट आएगी ही आएगी। क्लियर है? और अगर मान लीजिए आय में वृद्धि है तो वस्तु की गिरावट, क्योंकि वस्तु में गिरावट आएगी क्योंकि उपभोक्ता की आय अधिक है तो वो ज्यादा खरीद सकता है बाप की चीजों को। क्या कर सकता है? उनको वो ज्यादा खरीद सकता है। ये हमको पता होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा देखिए, उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ या गिरावट होने की स्थिति में निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में भी गिरावट होती है। अगला देखिए, बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ता की मांगों को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों के समग्र दृष्टि से देखकर मांग प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को इसकी कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर आपको किसी वस्तु की कीमत की लोच निकालनी हो तो क्या करते हैं? वस्तु की जो मात्रा में आपका चेंजेस और परसेंटेज है उससे भाग देकर हम लोग ज्ञात करते हैं। और अभी तो हम लोग आपका निकाल रहे थे और फिर क्या कर रहे थे? लोच की मांग में एक शुद्ध संख्या है। फिर हमने देखा किसी वस्तु के लिए मांग की लोच उस वस्तु के संपूर्ण व्यय के आसपास का गहरा संबंध है। कैसा है? गहरा संबंध है। अब देखिए, हमने इस चैप्टर के अंतर्गत इन सारे जो आपके शब्द आपके टीवी स्क्रीन पर हैं इन पर हम लोगों ने बात किया, इन पर विचार किया। बजट सेट क्या है, आदिमान वक्र क्या है, एकदिष्ट मान की उपयोगिता क्या है, मांग क्या है, मांग वक्र क्या है, प्रभाव क्या है, निम्न स्तर, पूरक, लोच, बजट रेखा, अधिमान, प्रतिस्थापन दर, प्रतिदान, हासमान, अधिमान चित्र, उपभोक्ता का स्तंभमान, मांग करने, प्रतिस्थापन, सामान्य वस्तु, स्थापन वस्तु की कीमत, इन सब चीजों पर हम लोगों ने अपने चैप्टर के अंतर्गत इस चैप्टर नंबर 2 में आप बात की। इसलिए इस चैप्टर जो है बच्चों इतना लंबा आपका खींचा। क्लियर है? क्योंकि आप जब तक इन सब चीजों को नहीं पढ़ते, आप इनको रिवीजन नहीं करते, तब तक आप मान लीजिए आपको चीजें जो हैं अच्छे से आपको याद नहीं होंगी, आपको चीजें अच्छे से आपको रिवीजन नहीं होंगी जब तक आप इनको नहीं कर लेते। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो ये हमारा आज का लेक्चर है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, आज हमने फाइनली चैप्टर को लास्ट कर दिया। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया, जो कम थी उनको मैंने एक जनरल थ्योरी के रूप में आपको समझाकर अच्छे से उनको भी पढ़ा दिया। क्लियर है? और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा और सभी बच्चे इसको दोबारा भी आप लोग जो हमारे वीडियो हैं आप उनके माध्यम से आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आपके लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई चीजों पर बात करेंगे। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।